तो आज का लेक्चर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पर बेस होगा और ये पॉलिटी का लेक्चर 4 होगा। हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हर साल कराए जाने वाले एग्जाम पीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं और ये हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है। इससे पहले मैं 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं और मैं आपको बताया कि पॉलिटी का कितना वेटेज होता है। 2023 के अंदर 23 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप समझ रहे हो इतना ज्यादा वेटेज होता है पॉलिटी का, तो पॉलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हो। मैंने एक और सीरीज चलाई हुई है करंट अफेयर की। अब बात करते हैं हम कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इससे भी पहले हम बात करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चार्टर एक्ट ऑफ लास्ट लेक्चर में हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 डिस्कस किया था। तो इसके मेन प्रोविजन क्या थे? इसके 3 मेन प्रोविजन थे। एक तो प्रोविजन ये था कि 1 लाख रुपी, 1 लाख रुपए इंडियन एजुकेशन के लिए हर साल एक साइड रख दिए जाएंगे उस पर लगाने के लिए, इंडियन एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए उसके लिए 1 साल का प्रोविजन किया गया है। इंडियन 1 लाख रुपीज पर ईयर, ठीक है, फॉर इंडियन एजुकेशन। जैसे कि मैंने कहा कि ये मैंने बताया भी था आपको, ये प्रोविजन इन्होंने अंग्रेज क्यों लगाएंगे इंडिया के अंदर 1 लाख रुपए हर साल, वो भी इंडियंस पर? ये तो खुद यहाँ पर लूट खसोट करने आए थे, पैसों को यहाँ से ले जाने के लिए आए थे कि भाई यहाँ से जितना भी माल है उसको लूट कर ले जाओ। तो ये क्यों लगाएंगे इंडियन एजुकेशन? तो इन्होंने लगाया ही नहीं था, बस ऐसे कमेटी बना देते, कभी ये वुड डिस्पैच भेज दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया। आज तक इन्होंने एजुकेशन सिस्टम का 2 सिस्टम इन्होंने बिल्कुल ठीक नहीं करे। एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को ही ठीक करते तो इंडिया की हालत आज ऐसी ना होती, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये एजुकेशन सिस्टम में पैसे लगाते अच्छे से तो इंडिया की हालत ऐसी ना होती जैसी आज है। तो इन्होंने 2 चीजों का बिल्कुल काम नहीं करा। हालांकि इनके सब ये एक प्रोविजन कर देते थे कि भाई ठीक है 1 लाख रुपए हम इंडियन एजुकेशन के लिए अलग रखेंगे, हालांकि ये प्रोविजन कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो 1 लाख रुपी पर एनम फॉर द एजुकेशन, ठीक है। दूसरा प्रोविजन क्या था? इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी ट्रेड मोनोपोली को एक हद तक खत्म कर दिया। क्यों करा था? क्योंकि मैंने बताया कि उस टाइम पर जब ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया था, उस टाइम पर यूरोप के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत बड़ा बोलबाला था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने ये किया कि जो इंग्लिश गुड्स थे उनको अपनी टेरिटरी में आने से ही बंद कर दिया। तो अब दूसरी कंपनियों को नुकसान होने लगा। उनको लगा कि भाई हमको सस्ते में माल चाहिए जिसको हम प्रॉफिट कमा सके। तो उन्होंने जो ब्रिटिश की सरकार थी उस पर जोर डाला कि भाई हमको भी जो है ट्रेड करने की अनुमति दो ईस्ट के अंदर। ईस्ट का मतलब होता था जैसे इंडिया आ गया, ये इधर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री आ गई, श्रीलंका आ गया, इन कंट्रियों में। तो इन्होंने एंडेड ट्रेड मोनोपोली, ठीक है, ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एक्सेप्ट, मतलब पूरी तरह से ट्रेड मोनोपोली खत्म नहीं करी, लेकिन कुछ चीजों को छोड़ दिया था इन्होंने कि भाई आप ट्रेड कर सकते हो, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ओपीएम। क्या भैया? ओपीएम और एंड ट्रेड विद चाइना, और आप चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड विद चाइना। तो ये इन्होंने मतलब ये क्या मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को भी नुकसान ना हो, और जो दूसरे मर्चेंट थे वो जो चाह रहे थे कि भाई हम ईस्ट में जाकर अपना ट्रेड करें और हम भी पैसे कमाएं, उनको भी मतलब उनकी भी बात मान ली इन्होंने। तो अंग्रेज बड़े तेज थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली खत्म करेंगे और हम आज के चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी तरह से इन्होंने ट्रेड में मोनोपोली खत्म कर दी। तो एक था, और दूसरा इन्होंने बोला है जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, समझ गए आप, जो क्रिश्चियनिटी को फैलाने वाले थे, उनसे बोला गया कि भाई ठीक है आप अपने रिलीजन को ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर प्रोपेगेट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोपोगेट दियर रिलीजन इन ब्रिटिश टेरिटरी। आप समझ गए? ब्रिटिश जितनी भी इन्होंने इंडिया के अंदर खोपचा मारा हुआ था जमीन का, जितनी भी इन्होंने एक्वायर की थी टेरिटरी, उसको बोल दी ब्रिटिश टेरिटरी, ब्रिटिश
टेरिटरी। तो ये 3 मेन प्रोविजन थे जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में थे। अब हम आज के लेक्चर पे चलते हैं। देखिए, आज का लेक्चर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 होगा और ये लेक्चर 4 होगा। तो देखते हैं कौन-कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे। एक तो ये बोला गया है, जो आज का मतलब जो एक तो ये बोला गया कि भाई ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब से इसको हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलेंगे। मतलब आप समझ रहे हो ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उस टाइम पर जो होता था उसको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। और ऐसा ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था जिसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था? ये था भाई साहब लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो ये भाई साहब इनको बना दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। ऐसा दिस इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन चाहे वो एसएससी में पूछे गए हों या दूसरे एग्जाम में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन था इस एक्ट का। एक दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये था कि इट एंड इसने, जैसे मैंने भी आपको बताया था यहाँ पर कि इसने जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। लेकिन कुछ चीजों में छोड़ दिया था, जैसे आप टी में कर सकते हो, ओपीएम में कर सकते हो और चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इस एक्ट में पूरी तरह से ये प्रोविजन खत्म कर दिया। यहाँ पर कंप्लीटली मोनोपोली खत्म कर दी, किसी के साथ भी नहीं छोड़ा। और एक केवल इस जो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको एक प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बना दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। तो एंडेड कमर्शियल फंक्शन, मतलब कमर्शियल पूरी बॉडी थी, कमर्शियल ईस्ट इंडिया जो एक कमर्शियल बॉडी थी, इसको पूरी तरह से एंड कर दिया और प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो ये एक पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का क्या मतलब होता है? जैसे आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, तो ये भारत सरकार जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, उसको मतलब रिपोर्ट करते हैं। और ये जिस भी स्टेट या जिस भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम कर रहे होते हैं, ये उसको पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, भाई कैसे चलेगा इसका गवर्नेंस सिस्टम। तो ये क्या काम करेगी? ट्रेड नहीं करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी इससे आगे। अब जो है ये बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी। ठीक है, तो ये एक दूसरा प्रोविजन ये था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट प्रोविजन, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन, ये कम चांसेस है लेकिन आ सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसकी एक 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, 4 मेंबर्स एग्जी कमेटी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी थी। अब जब पिट्स इंडिया एक्ट आया, पिट्स मैं लिख देता हूं यहाँ पर, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तो इस एक्ट में ये जो 4 मेंबर की कमेटी थी ना, जैसे 4 मेंबर हो गए इसके एग्जीक्यूटिव के, 1 2 3 4, तो एक मेंबर को खत्म कर दिया पिट्स इंडिया एक्ट में। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, केवल इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में 3 ही लोग बचे, समझ गए आप। लेकिन जब ये एक्ट आया, ये जो एक्ट आया चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इस एक्ट के अंदर, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इस एक्ट के अंदर फिर से 4 लोग कर दिए एग्जीक्यूटिव के, 1 2 3 4, 4 लोग कर दिए। एक जो मेंबर होता था, ये होता था लॉ, ये जो होता है लॉ मेंबर होता था, ये लॉ मेकिंग मेंबर, लॉ मेंबर। अब ये जो लॉ मेंबर होता था, इसका काम ये होता था कि भाई जब भी ये गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव कमेटी लॉ बनाएगी, ये तभी बैठेगा इस कमेटी में, उससे पहले नहीं होगा। तो आप समझ रहे हो, कभी 3 होगी कभी 4 होगी। अगर लॉ बनाने का काम इसको सौंपा गया, भाई यहाँ लॉ बनाओ इंडिया के अंदर, तो ये क्या काम करेगी? ये जो मेंबर है, लॉ मेकिंग मेंबर है, ये बैठेगा यहाँ पर और वोटिंग भी करेगा। अगर जब वोटिंग होती है कि भाई ये वाला प्रोविजन हमको इम्प्लीमेंट करना है, तो क्या इस पर सभी लोग सहमत है नहीं है, तो जब वोटिंग होगी तो वोटिंग में ये बैठेगा। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोविजन ये हो गया कि चार्टर एक्ट जो है, इसने एग्जीक्यूटिव कमेटी को एनलार्ज कर दिया और एक
फोर्थ मेंबर डाल दिया जो एक लॉ मेंबर था, लॉ मेकिंग मेंबर था। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, तो यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा आज भी इंडिया के अंदर एक कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ क्या होते हैं। देखिए, लॉ को कोडिफाई करना, ठीक है, लॉ जो होते हैं, कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा भारत सरकार बहुत सारे लॉ, मतलब जब कुछ लॉ ऐसे थे कि जो ब्रिटिश के टाइम के बने हुए थे, कुछ लॉ जब देश आजाद हुआ जस्ट उससे पहले बने थे, कुछ लॉ ऐसे थे कि जो देश आजाद होने के बाद बने, कुछ लॉ अभी भी बने थे। लेकिन ये इतने सारे लॉ जो बने हुए थे ना, इनमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक तो इतने सारे लॉ बना कर रखे हुए हैं, और अगर आप इन सब को हटाकर केवल एक ही लॉ बना दो, एक ही आप पेपर में सारे लॉ और सबको अच्छे से अरेंज कर दो, सबको अच्छे से कोडिफाई कर दो, पुराने लॉ जिनकी जरूरत नहीं उनको हटा दो, जो नए लॉ हैं उनको बना दो, और जो आपने 70 बुकों में लॉ बना कर रखे हैं उनको सबको हटा बटा कर केवल एक ही बुक के अंदर सारा सिस्टम अरेंज कर दो, तो इन्हीं को बोला जाता है कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ। अभी भी सरकार कर रही है। अभी मतलब जो बेस लॉ थे, बहुत सारे लॉ थे, जिनको हटाकर सरकार अभी भी काम कर रही है कि पुराने लॉ जो एक ऑब्सोलेट हो गए, एकदम खत्म हो गए, बेकार हो गए, पुराने हो गए, उनको हटाओ, नए लॉ बनाओ। ठीक है, तो सरकार वही कर रही है। तो उस टाइम पर उसके उसके लिए क्या बना है, उसके लिए लॉ कमीशन बनता है, एक कमेटी बनाते हैं कि भाई आप बताओ कौन कौन से लॉ हटा देने चाहिए, कौन कौन से लॉ इम्प्लीमेंट करने चाहिए। तो उस टाइम भी इस ये जो एक्ट था, जैसे मैंने बताया कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, इस एक्ट के अंदर इंडिया का फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये मतलब बनाया, देखो इस एक्ट में 1833 में तो प्रोविजन किया गया था, लेकिन बनाया कब था? 1834 के अंदर, एक साल के बाद बनाया। तो सिंपल सी बात है, ऐसा थोड़ी होता है कि पार्लियामेंट में कोई लॉ पास हुआ तो आज ही कल से इंप्लीमेंट हो जाएगा, नहीं, इसको थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया, और इस फर्स्ट लॉ कमीशन को कौन हेड कर रहे थे? लॉर्ड मैकॉले। ये बहुत याद, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में मतलब ये दर्शन दे सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे। अब नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन देखिए, ये भी मतलब हद हो गई थी। अंग्रेज, मतलब हमारा देश, ठीक है, अंग्रेज राज कर रहे हैं, और हम ही अपने देश को जो है, हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बताओ, अंग्रेज क्या बोलते थे? नहीं भाई, आप इस रिलीजन के हो, हम नहीं देंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ, जो जन्म है कहीं और हुआ है, मतलब दुनिया भर के अड़ंगे ला कर रखे हुए थे ब्रिटिश सरकार। हमारे हमारा देश, और हम ही अपने देश को एडमिनिस्टर नहीं कर रहे हैं, जो गवर्नेंस सिस्टम में हम ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अंग्रेज रूल रेगुलेशन बना रहे हैं हमारे लिए, तो बताओ कितनी बेशर्मी की बात है हमारे लिए। तो इस एक्ट के अंदर देखो, कहीं ना कहीं ये जो प्रोविजन है, ये जितने भी हम जैसे चार्टर एक्ट पढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मॉडर्न हिस्ट्री से कनेक्शन है, क्योंकि भाई चार्टर एक्ट, ये जो कब एक्ट ये एक्ट कब आ रहा है? जब भाई उस टाइम पर कहीं ना कहीं अपराइजिंग चल रही थी, रिबेल चल रहे थे, अब ठीक है, रिवॉल्ट चल रहे थे छोटे मोटे, तो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं प्रेशर रहता था कि भाई कुछ ना कुछ तो किया जाए यार। मतलब अंग्रेज इनको ये जो रिवॉल्ट चल रहा है, छोटे मोटे, जो छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े होते थे, अंग्रेजों को मार दिया जाता था। तो भाई अंग्रेजों को भी खतरा रहता था कि भाई अब कुछ ना कुछ तो सुधार करो यार, जिससे ये भी, तो उसी एक मतलब एक डायरेक्शन में एक कदम आया कि भाई ठीक है, अब सर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इसके अंदर एक सेक्शन था, सेक्शन 87। तो सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे पूछा नहीं जाएगा कि भाई फलाना सेक्शन, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस एक्ट के अंडर, इस एक्ट के अंडर इंडियंस को इंडियन गवर्नेंस सिस्टम में पार्टिसिपेशन करने के लिए पहली बार मौका मिला था। आप समझ गए, मौका तो नहीं बोलेंगे, मतलब पहली बार पार्टिसिपेट किया था। तो ये चार्टर एक्ट 1833 के अंदर ये प्रोविजन किया गया था। देखो क्या बोला गया था वहां का जो था, देखो, नो नेटिव ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, मतलब जितनी भी इन्होंने इंडिया के अंदर टेरिटरी को खोपचे में लिया हुआ है, जितना भी अक्वायर कर लिया है, उसके अंदर कोई भी ऐसा नेटिव नहीं होगा जिसको नॉर एनी नेचुरल बॉर्न सब्जेक्ट ऑफ हिज मैजेस्टी देयर इन सेल बी एनी रीजन ओनली बाई हिज रिलीजन। मतलब ये कह रहा है कि भाई किसी आपका रिलीजन कुछ भी हो, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी हो, डिसेंट कलर भी कुछ हो, एनी ऑफ देम, मतलब कुछ में से कुछ भी हो, आपको जो है डी बार नहीं किया जाएगा यहाँ से। ऐसा नहीं कि आप पहले क्या करते थे, कलर के बेसिस पे ही, ठीक है आप नहीं आओगे, आप आओगे, और आप अच्छे नहीं हो, आप ये हो, तो ऐसी ऐसी प्रोविजन लगा कर अब क्या बोल दिया भाई, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर आप
जैसे यूपीएससी है, ये तो यूपीएससी का एग्जाम मान लो कोई भी है, वो काला पर्सन है, छोटा पर्सन है, लड़की है, लड़का है, किसी भी धर्म से आया हुआ है, वो सारी उसने अच्छे एग्जाम, अच्छा इंटरव्यू गया, अच्छा उसने स्कोर किया है हर चीज में, तो भाई ऐसा नहीं बोलेंगे अच्छा भाई तुम छोटे हो या तुम हैंडीकैप हो, तुमको नहीं देंगे हम ये जो, ऐसा नहीं होता भाई। आप मेरिट पे गए हो, मेरिट आपने सारी चीजें क्वालिफाई की है, तो उस टाइम पर फिर ये प्रोविजन किया गया, ठीक है भाई अगर आप सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, आपका धर्म कुछ भी हो, आप कैसे भी हो भाई आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये पूछा गया है इस पे क्वेश्चन, भाई ये बताओ कि इंडियंस को कब किस एक्ट के अंदर गवर्नेंस सिस्टम में पार्टिसिपेशन करने के लिए मिला था। तो अब हम यूपी पीसीएस द्वारा जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे उसको देख लेते हैं भाई कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन ये था कि विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। तो मैंने आपको बताया चार्टर एक्ट ऑफ, इस एक्ट के अंदर बताया था चार्टर एक्ट ऑफ द 1833, तो आंसर हो जाएगा सही है। तो आपको पता लगा कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये आपको बहुत अच्छे से आना है। ऐसे जब मेंस का एग्जाम होगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द चार्टर एक्ट ऑफ द 1833, या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ द 1833, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, तो हालांकि यहाँ से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब ये रिवॉल्ट होएगा 1858 और जब ये 1853 वाला सम एक्सटेंट, ये इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम देखेंगे यहाँ पर जब मैं मेंस की आंसर राइटिंग आपको कराऊंगा तब हम देखेंगे कि भाई कैसे लिखा जाता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, भाई कैसे लिखा है, ऐसा नहीं कि भाई हमने पूछा सिग्निफिकेंस आपने उसके पॉइंट ही फेल दिया क्या भाई ये प्रोविजन था, वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मेंस में अलग तरीके से लिखा जाता है। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, थैंक यू।